नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्क्रीनिंग का सिलेबस। जिस भी सब्जेक्ट से आपका स्क्रीनिंग देना है उस सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे कॉमन डिस्कशन करेंगे कि क्या एक कॉमन स्ट्रेटजी हम स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी। कल हमारा नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो आज जो 2021 का आखिरी दिन है उस पे आपको क्या करना है, जो भी 2021 की बुरी यादें थी, खट्टी यादें थी, उनको पीछे छोड़कर 2021 की अच्छी यादें, मीठी यादों को साथ में समेटते हुए 2022 में एंटर कीजिए। 2021 में जिसने भी एस्टेट क्लियर किया, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे मौके जो है जिंदगी हर बार देती है। तो हर बार जो मौका हमें मिलता है उसको आपने ग्रैब करना है। जिसने एस्टेट क्लियर कर लिया है वो स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिए, जिसका एस्टेट नहीं हुआ है वो अपना दोबारा से एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे जोश के साथ दोबारा से तैयारी कीजिए। होप सो इस साल आप एस्टेट भी कर लेंगे, ठीक है। डिसअपॉइंट कहीं पर भी नहीं होना होता है। आपको जो है जिंदगी हर बार मौके देती हैं, उन मौकों को आपको ग्रैब करना होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी, जो हर एग्जाम के लिए, यानी कि हर जो भी सब्जेक्ट रहता है स्क्रीनिंग में, उसके लिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी रहेगी। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अपडेट्स भी इसके सामने आ रहे हैं, उन अपडेट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। होप सो ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 2022 में डैम श्योर है कि जो स्क्रीनिंग होगा, उसका पेपर जो होगा, उसके लिए वैकेंसीज आनी ही आनी है। स्क्रीनिंग के पेपर की अपडेट्स आनी ही आनी है। तो उसके लिए आप अभी से मन बना लीजिए, क्योंकि उसके अंदर लेवल जो रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। इसलिए आप अपने तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन निकलेगा तभी हम तैयारी करेंगे। उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि वो एक जो हाफाजत मैनर में फिर आप तैयारी करते हैं वो थोड़ा सा हमें फाइनल एग्जाम में नुकसान देकर जाती है। इसलिए पीसफुल माइंड से तैयारी स्टार्ट कीजिए। जब भी पेपर होगा तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं उनको भी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप पहले से ही कवर करके रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो पेपर हुए हैं वो 80 मार्क्स के बेस पर हुए हैं, ठीक है। 80 मार्क्स के बेस पर हुए। अभी जो कुछ नई अपडेट्स हैं वो इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि कैसे एग्जाम पैटर्न अभी तक आ रहा था, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, कि एक तो हमारे पास जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स कितने के आते हैं, और एक जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट कितने का आता है। तो देखिए, जो 30 मार्क्स हैं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो है वो 30 मार्क्स का आया है अभी तक, ठीक है। तो ये जो 30 मार्क्स हैं ये आपका, चाहे आप इंग्लिश से दे रहे हो, आप मैथ से दे रहे हो, ठीक है, आप जियो से दे रहे हो, जो भी वट एवर द सब्जेक्ट इज, डजेंट मैटर, वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स तो आपको हर हाल में ग्रैब करने हैं, क्योंकि आपकी खुद के सब्जेक्ट पर कमांड होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। बात रह जाती है अब कॉमन सब्जेक्ट्स की। तो कॉमन सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या रहता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज लिए हुए होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमारी रहती है एचआर जीके, यानी कि हरियाणा जीके, ठीक है। हरियाणा जीके जो रहेगी वो आपकी कितने मार्क्स की रहती है, वो आपके 22 मार्क्स की रहती है, ठीक है, यानी कि 20 से 22 नंबर्स की रहती है। तो ये आपको क्या करना है, जो भी हरियाणा जीके से रिलेटेड आपकी स्टैटिक जीके रहती है, मोस्टली स्टैटिक जीके ही पूछी जाती है। हरियाणा जीके की जो करंट रहती है उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, डेली जो हरियाणा की करंट अफेयर्स हैं उससे आप अपडेट रहते हैं, तो उससे इजीली आप उन 2-3 नंबर्स को भी निकाल पाओगे। इतना ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं हरियाणा जीके का करंट कहाँ से करूँ, ठीक है। तो करंट आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन आप स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या जो भी इसकी हिस्ट्री थी, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए आप जिले जितने भी हैं, 22 जिले हैं, उनको अलग अलग से उनको स्टडी कीजिए, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक रहते हैं, उद्योग धंधे हैं, ठीक है, जो भी आपके झीलें रहती हैं, ठीक है,
मतलब जो भी, मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी चीजें रहती हैं हरियाणा जीके से वो सभी आपको क्या करनी है, डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि मेन सब्जेक्ट और जो आपका हरियाणा जीके है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता इन चीजों में, ठीक है। तो वेटेज ज्यादा है तो वेटेज ज्यादा है तो टाइम भी उतना ही देना पड़ेगा, उतनी वेटेज के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई बात आपकी हरियाणा जीके की। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पार्ट्स बच जाते हैं उनको अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग 5-5 नंबर में डिवाइड कर देंगे तो उससे ये ही निकल के आ रहा है कि जो आपकी इंग्लिश आएगी, कॉमन इंग्लिश, यहाँ पे तो जो मेन सब्जेक्ट की इंग्लिश है वो देखो वो अलग हो गई है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप मेन सब्जेक्ट आप जिससे भी दे रहे हो वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉमन इंग्लिश जो रहेगी वो आपकी 5 नंबर की आई हुई है, ठीक है। हिंदी जो रहती है, हिंदी आपकी कॉमन रहती है जो, वो भी आपकी 5 नंबर की आई हुई है। तो इसके लिए आपको इनकी जो भी ग्रामर पोर्शन रहता है, ग्रामर पोर्शन को आपने बहुत अच्छे से करना है, वोकैबुलरी पोर्शन जो रहता है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसी तरीके से यहाँ पर चले जाइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या विपरीतार्थक शब्द पूछे जाते हैं, समानार्थी पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो वो भी वोकैबुलरी ही ना, ठीक है। तो वोकैबुलरी और शब्दकोश को आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने दोनों को इकट्ठे लेकर के चलना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रामर हो जाएगा, यहाँ पे व्याकरण हो जाएगा। जो भी 10 से 15 टॉपिक आपके ग्रामर के, व्याकरण के रहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों ही आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि एचटेट देने वालों को लेवल तो पता चल ही गया होगा कि जो पीजीटी का लेवल रहता है, ठीक है, वो थोड़ा हाई रहता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। हरियाणा जी के हमने जो स्ट्रैटेजी एक अपनाई थी कि पीछे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को देख करके हमने थोड़ा सा उसको स्टडी किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीजीटी को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। लेकिन वहां से टीजीटी और पीआरटी के काफी हद तक क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। और अगर मैं बात करूं मेन पेपर की, तो मेन पेपर में तो हमारी इतनी हेल्प हो गई थी कि एक पूरा का पूरा अनसीन पैसेज जो था वो उन्होंने पूरा जो है प्रीवियस पेपर से रिपीट करके यहाँ पे दिया हुआ था। तो प्रीवियस पेपर का आपकी जो स्टडी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। वहां से हमें आइडिया मिलता है, उन आइडियाज को ग्रैब तो हमें करना ही है, लेकिन ये नहीं है कि 100% सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बनता है, 100% पेपर जो है उसी पे बेस पे बनता है। उससे थोड़े बहुत चेंजेस तो वो देगा ही, क्योंकि अगर आप 3-4 साल के बाद पेपर दे रहे हो तो कुछ तो वो चेंजेस देगा ही ना, ठीक है, कुछ तो वो अपडेट करेगा उसे। तो 100% कभी भी सेम नहीं होता है, कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और उन चेंजेस के लिए आप पहले से ही तैयार रहें, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखें कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स आर द गुड गेसर, वो बहुत अच्छे गैस कर सकते हैं, उनको सब पता होता है कि क्या क्या चीजें चेंज होकर के आ सकती है, ठीक है। तो वो चीजें आप माइंड में रखिएगा। अब यहां से इंग्लिश 5 नंबर की और हिंदी 5 नंबर की हमारी निकल गई है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस आपके यहाँ पे 5 नंबर की ही रहेगी, ठीक है, रही थी जो पीछे वाले पेपर्स थे उसमें आपकी बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ही आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स अलग आ रहा है, ठीक है, 5 नंबर का बायो अलग आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 नंबर में आपकी ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। फिर रह जाती है आपकी क्या, रीजनिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर आपकी रीजनिंग रह जाती है, रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी, और इसका लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, रीजनिंग नॉमिनल लेवल की ही आती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है दोनों, मैंने उसमें भी थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन अब से जो है रीजनिंग पर भी मैं वीडियोस आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें स्क्रीनिंग के लिए जितने भी टॉपिक्स बनेंगे मैं आपको वो पूरे कवर करा दूंगी, ताकि आप रीजनिंग भी इसी चैनल पर इजीली कर पाए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये भी मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। साइंस के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी डाटा आपको चाहिएगा वो भी मैं मेरे चैनल पर प्रोवाइड आपको करा दूंगी, ठीक है। अब रहेगी रीजनिंग की बात। रीजनिंग बहुत इजी है, मैंने आपको बताया है, वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स हमारे पास वो भी कितना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। इसमें भी मैथ्स जो होता है वो ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट रहते हैं वो मेन हमारे पास ये रहते हैं, इसका लेवल जो है काफी अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो लेवल रहेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन इतने तो रहेंगे कि अगर आप पीजीटी दे रहे हो तो ऑब्वियसली दे वांट टू जस्ट कैलकुलेट योर आईक्यू लेवल, कि आप आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उस चीज को समझो कि आप स्क्रीनिंग का पेपर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड तो रहेगा, लेकिन नॉट सो मच, ठीक है।
अब जो 5 नंबर हमारे पास रह गए हैं, देखिए कितना हो गया है, 80 में से हमने डिवाइड किया था, 30 मार्क्स के तो हमारे पास मेन पेपर आ रहा है, 20 तक हमारे पास हरियाणा जीके आ रही है, 5 और 5 हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर के हमारे पास 10 ये हो गए। साइंस को हम किसके साथ रिलेट कराकर लिख लेते हैं, एसएसटी के साथ कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ईवीएस कह लीजिए आप, एसएसटी कह लीजिए। उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास ये होगा कि जो नेशनल जीके होती है, ठीक है, नेशनल जीके में अब क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखिए एक तो हमारे पास ज्योग्राफी आ जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन निकला हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी से निकला हुआ है, एक हमारा हिस्ट्री से निकला हुआ है, ठीक है, एक हमारा इकोनॉमिक्स से निकला हुआ है। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे बिल्कुल भी हल्के भी नहीं लेना, 1 या 2 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से ले लेते हैं। किस तरीके से ले लेते हैं, एक तो हमारे पास क्या होगा, करंट के साथ जो है जोड़ करके इसको लिया जा सकता है, एक प्रीवियस के अकॉर्डिंग इसको लिया जा सकता है, ठीक है। हिस्ट्री तो प्रीवियस ही रहती है, कुछ नया जो है ऐड इतना नहीं होता है। ज्योग्राफी जो आपके एरिया वाइज जो भी रहेगा, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफिकल जो चीजें रहेंगी उसके बारे में पूछा जा सकता है। पॉलिटिक्स के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं उठे हैं यहाँ पे, अभी पिछले साल तो पिछले पेपर में सॉरी नहीं आया है कुछ भी, तो लेकिन पॉलिटिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, 1-2 बार तो हमें इसकी रिवीजन लेना जरूरी है। और ये कहाँ से करने हैं आपने, जो भी आपको मैं बता रही हूँ कि जो एसएसटी करनी है, जो साइंस करनी है, इनको ज़्यादा पैनिक तरीके से अगर आप करेंगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपने 6 to 10 की एनसीईआरटी उठानी है, 6 to 10 की एनसीईआरटी उठाइए, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगता है उसी लैंग्वेज में उठाइए। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश की एनसीईआरटी ले लीजिए, आपको सेकंड हैंड बुक्स जो हैं किसी भी शॉपकीपर से मिल जाएंगे और वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में ले लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ कि आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, आप पीडीएफ्स लेकर के आपको इसके प्रिंट निकलवाने हैं, तो आप एनसीईआरटी की एक ऐप है, ठीक है, एनसीईआरटी की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, हर चैप्टर की। वहां पे सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लासेस वाइज होते हैं, क्लास वाइज 6th का है, जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपको चाहिए वहां पे लीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए, पढ़िए, जैसे भी आपको प्रिंट निकलवाना, आप सॉफ्टवेयर से पढ़िए, आपकी मर्जी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का हमारे पास 10 मार्क्स आ गए हैं, साइंस और एसएसटी के लिए, और 10 मार्क्स हमारे पास रीजनिंग और मैथ्स के आ गए हैं। तो देखिए कितना हो गया है, 30, 20, 50 और 30 कितना हो गया, 80। तो ये हमारे पास 80 नंबर हमने डिवाइड कर लिए हैं। इन 80 नंबर्स को हमने ग्रैब करना है स्क्रीनिंग के अंदर, ठीक है। बाकी जो हमारे पास 10 मार्क्स हैं वो किसके हो गए हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स के हो गए हैं। किसके हो गए हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स के हो गए हैं, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज हमारे पास रहेगी। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे के मन में क्वेरी रहती है कि क्या मैम स्क्रीनिंग देने के बाद भी कोई पेपर रहता है, तो इसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं है। पहले इंटरव्यू रहा करते थे, अब इंटरव्यू को भी खत्म कर दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यूज होते थे उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती थी, घोटाला हो सकता था, लेकिन ऐसा अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप मेरिट में आइए, मेरिट में आइए, आपको एक ही चेयर चाहिए है, एक ही सीट चाहिए है, आप उस सीट को लीजिए, क्योंकि आपको एक ही सीट ग्रैब करनी है। आप अपने लिए कंपटीशन कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए, तो आप उस सीट के लिए क्या करेंगे, मेरिट में लेकर आइए, कोई ऑप्शन ही मत छोड़िए। वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के कुछ तो ऐड होंगे ही होंगे, आपकी परसेंटेज के बेस पे हो जाते हैं, आपने बीए में जो किया हुआ है, एमए में जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। आपके एस्टेट की वेटेज लग जाती है, तो वो सब रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 80 मार्क्स की मैंने आपसे बात की है कि 30 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, 20 से 22 की आपकी क्या रहती है, हरियाणा जीके रहती है। अब यहाँ से ये जो हमने आइडिया निकाला है 5-5 नंबर का, कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पेपर में आपको यही चीजें 5-5 नंबर में मिले, कोई 2 की हो जाए, कोई 7 की हो जाए, कोई 8 की, कोई 3 की, कोई 5 की, कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है HSSC के ऊपर, ठीक है, BSEH के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर किस तरीके से फ्रेम करेगी, टोटली अननोन, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्या नई बताने वाली थी, वो ये है कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि अब की बार 80 के बजाय पेपर जो है वो 90 का होने के चांसेस हैं। तो 90 का पेपर हो सकता है, और जो ये 10 जो होंगे सोशियो इकोनॉमिक के होंगे, तो वो टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का बनाने की पेपर की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब जब 90 का पेपर होगा तो वेटेज भी तो बढ़ गई ना। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट में वो 30 से 40 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, यहाँ पे कोई कम कर सकता है, या यहाँ पे क्या कर देगा, ये 40 का देकर के बाकी को ये क्या कर देगा, 50 का कर देगा, 7-7 नंबर के बना देगा, 8-8 नंबर के बना देगा, हरियाणा जी के क्या पता थोड़ी और डाल दे उसके अंदर, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है टोटली HSC में। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, कोई भी स्ट्रैटेजी
कभी भी जब तक हमें ये नहीं होता है कि कोई लीगल नोटिस आए उसके लिए हमारे पास कोई नोटिफिकेशन दे, उससे पहले सिर्फ हम आइडियाज लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी कीजिए। किस तरीके से कीजिए, एक तो आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसको आपने नहीं छोड़ना है, एक जो आपका हरियाणा जीके है उसको नहीं छोड़िए, साथ ही साथ आप डेली एक एक चैप्टर जो है आप एनसीईआरटी के उठाते चले जाइए, जिसमें आपको क्या करना है, आपने एक एक चैप्टर उठाना है जो आपके साइंस का रहेगा, आपके एसएसटी का रहेगा, ठीक है। जब तक पेपर निकलेगा क्या पता आप 2 बार भी जो है इनको एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हो। रही बात इनकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, जिसमें सारे टॉपिक्स को भी मैं आपके लिए बता दूंगी, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे उनके टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। और जो आप इंग्लिश के साथ पेपर दे रहे हैं स्क्रीनिंग का, तो इंग्लिश की एक पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से राइटर्स आपने करने हैं, कौन कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है। वो सब भी मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी, लेकिन वो इंग्लिश स्पेसिफिक रहेगा, बाकी के लिए मैं आपको कोई नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश ही रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप फॉलो कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने अपना लिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो मैं डैम श्योर हूँ स्क्रीनिंग आपका 100% निकलेगा, ठीक है। और बहुत जल्द ही जो है मैं एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी मैं जल्दी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो भी मैं आपको यूट्यूब के जरिए जो है प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें जो भी सिलेबस रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगी, क्या मैं कराने वाली हूँ, किस तरीके से कराने वाली हूँ, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सरप्राइज जो आपको मैंने 31 दिसंबर को देना चाहा। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगेगी और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। कुछ डाउट्स अगर आपके रह गए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनको मैं जरूर देख करके आपको फीडबैक दूंगी कि क्या आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मधु की पाठशाला के साथ। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर करना भी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।